वंडन नगर गांव में रहने वाला गरीब किसान श्याम बहुत चिंता में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसकी इस साल भी अच्छी फसल नहीं आई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थीं, दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल एक दूसरे की तरह थी। वो उसके पास आती है और कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसी चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, देखो इस बार भी फसल नहीं हुई। जितनी भी फसल है उसमें हम जैसे तैसे एक समय की रोटी खा पाएंगे, परंतु बाकी के सब खर्चे कैसे करेंगे, ये सोच सोच कर मैं परेशान हो गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब इस समस्या का एक ही उपाय है बेटी, हमारे पूरे खेत को खोदकर उसे फिर से जोतना होगा। इसकी मिट्टी अच्छे से उपजाऊ करनी होगी, तभी इसमें कोई बीज फल सकेगा। परंतु ये सब करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जो मेरे पास नहीं है। हम धन का प्रबंध कर लेंगे पिताजी। कैसे कर लेंगे? अरे मुझे तो तुम दोनों के विवाह की भी चिंता है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर दिखती हो। समय पर तुम दोनों का विवाह करवाना अनिवार्य है। समझ नहीं आता धन कैसे कमाऊं, क्या करूं? श्याम ऐसे ही चिंता करने लगता है और ज्यादा चिंता करने के कारण एक दिन बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेता है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी तारा और चंद्रा पर आती है। तारा बहुत अच्छा खाना बनाती थी और चंद्रा बहुत अच्छे वस्त्र बुनती थी। चंद्रा, तुम वस्त्र बहुत अच्छे बुनती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें गांव में धनिकों के वस्त्र बनाने चाहिए, हमें कुछ धन प्राप्त हो सकता है। हाँ, और तुम इतना अच्छा भोजन बनाती हो। यदि तुम्हें भोजन बनाने का काम मिल जाए तो हम दोनों मिलकर अच्छा धन कमा सकते हैं। हाँ, मैं भी वही विचार कर रही हूँ। दोनों काम करने का निश्चय करके नगर के बड़े धनिकों के पास जाती हैं। तारा को कुछ घरों में भोजन बनाने का काम मिल जाता है। वहीं चंद्रा साहूकार के घर जाती है। मालिक, मुझे वस्त्र बनाने का काम मिल जाता तो मुझ पर आपका बहुत उपकार हो जाएगा। अरे मैं यहाँ लोगों को कर्जा देता हूँ, काम नहीं, जाओ यहाँ से। मालिक, मैं बहुत अच्छे वस्त्र बुनती हूँ, आप एक बार मुझे अपनी कला दिखाने का अवसर तो दीजिए। तभी साहूकार की बेटी मीनाक्षी वहां आती है। तुम वस्त्र बनाती हो? सच में? हाँ, मैं वस्त्र बनाती हूँ। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको ऐसे वस्त्र बना कर दूंगी कि वैसा वस्त्र पूरे नगर में आज तक किसी ने नहीं पहना होगा। अच्छा, इतना विश्वास है तुम्हें अपनी कला पर? तो ठीक है, मैं तुम्हें एक रेशमी वस्त्र देती हूँ। तुम उसका सुंदर पहनावा बनाकर मुझे दो। यदि वो मुझे पसंद आया तो मैं पिताजी से कहकर तुम्हें धन दूंगी, और यही नहीं, आगे मेरे सारे वस्त्र बुनने का काम भी तुम्हें ही दूंगी। ठीक है। साहूकार की बेटी मीनाक्षी चंद्रा को एक सुंदर रेशमी वस्त्र देती है। 2 दिन चंद्रा उस वस्त्र को दी है और 2 दिनों के बाद मीनाक्षी के पास वो पहनावा लेकर आती है। मीनाक्षी को वो बहुत पसंद आता है। मीनाक्षी उस पहनावे को पहनकर बहुत सुंदर लगने लगती है। उधर एक धनिक के घर तारा भोजन बनाने का काम करने लगती है। उसके भोजन की इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी। अरे वाह तारा, तुम्हारे बनाए हुए भोजन की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। मालकिन, आप सबको मेरा बनाया हुआ भोजन पसंद आए, यही मैं चाहती हूँ। हाँ हाँ, आज खाकर देखते हैं। यदि घर में सबको अच्छा लगता है तो
कल से रोज भोजन बनाने यहीं आ सकती हो। तारा के बनाए हुए भोजन सबको पसंद आते हैं। तारा को अब भोजन बनाने का काम मिल जाता है। तारा और चंद्रा दोनों अपने अपने काम बहुत लगन से करने लगती हैं। एक दिन मीनाक्षी नगर में चंद्रा के बनाए हुए कपड़े पहनकर घूम रही थी। उसके वो सुंदर कपड़े देखकर कुछ स्त्रियां उससे पूछती हैं कि वो वस्त्र किसने बनाए हैं, और चंद्रा को और ज्यादा काम मिल जाता है। तारा जिस चंचला के घर भोजन बनाने का काम करती थी, उस चंचला का बेटा आदित्य उस राज्य के राजकुमार ओजस का मित्र था। एक दिन राजकुमार ओजस चंचला के घर आते हैं। राजकुमार ओजस, आप सही समय पर आए हैं। अभी भोजन का समय हो ही गया है। मैं आदित्य के साथ आपको भी भोजन परोसती हूँ। चंचला अपने बेटे के साथ राजकुमार के लिए भी भोजन परोसती है। राजकुमार को भोजन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मुझे तो बहुत पसंद आया। चंचला काकी, आपने तो बहुत अच्छा भोजन बनाया है। नहीं राजकुमार, ये भोजन मैंने नहीं बनाया है। कुछ दिनों से हमारे पास एक लड़की भोजन बनाने के लिए आती है। उसी ने ये भोजन बनाया है। अच्छा, सच में बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है उन्होंने। काकी, हमारे राजमहल के आचार्य कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जा रहे हैं, इसीलिए हमें किसी दूसरे आचार्य की आवश्यकता है। यदि आपके पास आने वाली लड़की राजमहल में आकर भोजन पकाएगी तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं कल उससे बात करती हूँ। अगले दिन चंचला तारा से राजमहल में भोजन बनाने की बात करती हैं। तारा को बहुत खुशी होती है। वो घर आकर चंद्रा से बात करती है। चंद्रा, आज मुझे चंचला मालकिन ने बताया कि एक दिन राजकुमार को मेरे हाथ का भोजन बहुत पसंद आया था, इसलिए उन्होंने मुझे राजमहल में आकर खाना बनाने को कहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। साहूकार की बेटी मीनाक्षी ने मेरे बनाए हुए कपड़े पहनते थे। वो देखकर नगर के कुछ और बड़े लोगों ने मुझे कपड़े बनवाने को कहा है। इसका अर्थ है कि अब हम दोनों को बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। हाँ, उस धन से हम सबसे पहले पिताजी की बीमारी का उपचार करेंगे। एक बार वो ठीक हो जाएं, उसके बाद फिर हम हमारे खेत का काम करेंगे। जब तक खेत अच्छे से उपजाऊ नहीं बनता, पिताजी को संतोष नहीं होगा। हाँ, सही कहा तुमने। राजमहल में अरे वाह, आज का भोजन तो कितना स्वादिष्ट है। हाँ पिताश्री, आज हमारी नई आचारी ने भोजन बनाया है। नई आचारी? हमारे महल में नई आचारी आ रही है? हमारे पुराने आचार्य कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं अपने एक मित्र के पास गया था, तभी वहां मैंने उस लड़की के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाया। तब मैंने मेरे मित्र की माँ को उस लड़की को महल में भेजने को कहा। सच में बहुत अच्छा भोजन बनाया है उसने। तारा के बनाए हुए भोजन का स्वाद महल में भी सबको अच्छा लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तारा और चंद्रा दोनों अब अच्छा धन कमा लेती हैं। वो शाम का उपचार करती हैं और उसके बाद मजदूरों को बुलाकर खेत में काम करके उसे उपजाऊ बना देती हैं। पिताजी, चलिए आज से हम खेत में काम करने जाएंगे। परंतु हमारा तो खेत बंजर है ना? बंजर था पिताजी। हम दोनों ने कुछ मजदूरों की सहायता से हमारे पूरे खेत की खुदाई की है। ऊपर की मिट्टी को हटाकर उसमें नई मिट्टी डाली है। उसमें गाय के गोबर से बनी खाद डाली है। अब हमारी मिट्टी उपजाऊ बन गई है।
हाँ पिताजी, अब हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल आएगी, आप देखना। अब हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम दोनों मेरी बेटियां हो, परंतु तुमने मेरे बेटे बनकर घर की जिम्मेदारी उठाई है। मेरे कारण तुम दोनों को नगर में जाकर काम करना पड़ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इतने सालों से आप हमारे लिए कितने श्रम करते आए हैं। माँ के जाने के बाद आपने हमारी माँ बनकर हमें ममता दी है। अब जब आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है, तब हम आपके लिए इतना कर ही सकते हैं। सच में तुम दोनों ने आज जो कर दिखाया, उससे मुझे बहुत संतोष मिला है। पिताजी, अब हम खेत में बीज बो देते हैं। कुछ महीनों के बाद हमारा खेत हरा भरा हो जाएगा। तीनों मिलकर प्रसन्नता से अपने खेत में बीज बो देते हैं। 3-4 महीनों की कड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद जब शाम अपने खेत आता है, तब वो हरा भरा हो चुका था। तुम दोनों के कारण आज हमारा खेत लहरा रहा है। मेरी बेटियों, कदाचित मेरे बेटे जो काम नहीं कर पाते, वो तुम दोनों ने कर दिखाया है। इतने सालों से नगर वालों ने भी शाम के खेत में ऐसी फसल नहीं देखी थी। सब तारा और चंद्रा की बहुत प्रशंसा करने लगते हैं। पूरे नगर में तारा और चंद्रा की चर्चा होने लगती है और महाराज सदाशिव के कानों तक पहुंच है। राजकुमार ओजस, ये तारा वही लड़की है ना जो हमारे महल में खाना बनाने के लिए आती है? पूरे नगर में उसकी और उसकी बहन की चर्चा हो रही है। हाँ पिताश्री, ये वही हैं। वो दोनों बहनें बड़ी ही होशियार और मेहनती हैं। अपने पिता की सहायता करने के लिए उन दोनों ने अपनी जो कलाएं हैं, उनका उपयोग धन अर्जित करने में किया। हाँ, सच में हर लड़की यदि अपनी बुद्धि का सही उपयोग करे तो वो कुछ भी कर सकती है। उन दोनों लड़कियों ने केवल अपने पिता की सहायता नहीं की है, अभी तो पूरे राज्य की लड़कियों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। किसी के आगे हाथ फैलाए बिना अपनी कला का उपयोग करके एक लड़की धन अर्जित कर सकती है और अपने परिवार की जिम्मेदारी ले सकती है। एक लड़की भी लड़के जितनी ही सक्षम होती है, ये आज सिद्ध हो गया है। हाँ पिताश्री, तारा के हाथों में जितना स्वाद है, उतना ही उसका हृदय भी कोमल है। मैंने देखा है, जितना भी भोजन बचता है वो उसे फेंकने नहीं देती है। नगर के बाहर जो गरीब भिखारी होते हैं, उन्हें खिलाकर आती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम करती है वो। मुझे लगता है कि ऐसी लड़कियों का तो सम्मान होना चाहिए। ओजस, तुम उन तीनों को राजमहल बुला लो। मैं सबके सामने उन्हें उपहार देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सेवकों को भेजकर उनसे राज्य सभा में उपस्थित होने की विनती करता हूँ। अगले दिन महाराज के सेवक आकर शाम को अपने दोनों बेटियों के साथ राजसभा में उपस्थित होने को कहती हैं। ये सुनकर महाराज ने हमें राज्यसभा में बुलाया है, परंतु क्यों? हमने ऐसा क्या किया कि महाराज को हमें बुलावा भेजना पड़ा? कहीं राजमहल में भोजन बनाते समय मुझसे तो कोई अपराध नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो कितना अच्छा भोजन बनाती हो। तुम्हारे हाथ का भोजन खाकर बिना तुम्हें देखे राजकुमार ने तुम्हारी सिफारिश की थी। तुम भोजन बनाने के विषय में साक्षात अन्नपूर्णा हो। तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। फिर क्या हुआ होगा? कहीं हमने खेती का कर नहीं दिया है, इसीलिए तो महाराज ने नहीं बुलाया है। खेती का कर? वो क्या होता है? हाँ, हर किसान को उनके महाराज कर स्वरूप कुछ अनाज देने का आदेश होता है। हमने कई सालों से ये कर नहीं दिया है,
कदाचित उसी विषय में बात करने के लिए या फिर मुझे दंड देने के लिए बुलाया होगा महाराज ने। अब यहाँ बैठकर विचार करने से और अटकलें लगाने से कोई फायदा नहीं है। महाराज का आदेश आया है तो हमें राजसभा में जाना ही पड़ेगा। उन्हें राजसभा में आने का आदेश मिला है, ये सुनकर सभी बातें बनाने लगते हैं। तीनों राजसभा में आते हैं। शाम तो बेचारा बहुत भयभीत होकर राजसभा में खड़ा होता है। वो हाथ जोड़कर महाराज से कहता है, महाराज, मुझसे या मेरी बेटियों से कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। तुम तीनों ने कोई अपराध नहीं किया है श्याम महोदय, फिर हमें आपने इस प्रकार राज्यसभा में आने का आदेश क्यों दिया? मैं तो आपकी इन बेटियों को सम्मानित करना चाहता हूं, इसीलिए पूरे नगर में आपकी बेटियों की चर्चा हो रही है। आपकी दोनों बेटियों ने अपनी पाक कला और वस्त्र कला का अद्भुत प्रदर्शन किया है। आपकी बेटियां बहुत सुंदर हैं और उतनी ही बुद्धिमान भी। अपने पिता को असहाय देखकर उन्होंने खुद काम करके आपकी सहायता करने का विचार किया। जिसे जो कार्य उत्तम प्रकार से आता है उसने वो किया। उसमें उनकी बुद्धि के बारे में पता चलता है। यही नहीं, वो स्वाभिमानी भी हैं। इसीलिए उन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाकर धन प्राप्त नहीं किया। मेरे नगर में ऐसी लड़कियां हैं, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। महीनों से तारा ने राज रसोई में जो भी भोजन पकाया है वो अत्यंत स्वादिष्ट था। उसके हाथ का भोजन महल में सबको बहुत प्रिय है। चंद्रा के बनाए हुए वस्त्रों के विषय में भी हमने सुना है, इसीलिए मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। आपकी बेटियों ने सब लड़कियों के सामने एक उदाहरण स्थापित किया है कि कितनी भी कठिन समस्या हो, हम अपनी बुद्धिमानी से उसका सामना कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार महाराज। मैं तो इन्हें अपने बेटे ही कहता हूँ। जो कुछ इन्होंने किया है वो कदाचित मेरे बेटे भी नहीं कर पाते। आपने मेरी बेटियों का सम्मान किया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आप कहिए, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूँ। नहीं महाराज, आपके मुख से अपनी बेटियों के बारे में इतना अच्छा सुनकर ही मेरा पेट भर गया है। एक पिता को और क्या चाहिए कि समाज में उनकी बेटियां सम्मानित हों। बेटियों के कारण पिता का भी मान बढ़ता है और मेरी बेटियों ने एक गरीब किसान का मान भी बढ़ाया है। अब मुझे बस उनके विवाह की चिंता है। एक बार ये अपने अपने घर चली जाएं, बस मैं गंगा नहा लूंगा। श्याम महोदय, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तारा के हाथ का भोजन खाया है और चंद्रा के बनाए हुए वस्त्र भी देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे नगर की इतनी गुणी लड़कियां कहीं और जाएं, और इसीलिए मैं राजकुमार ओजस का विवाह तारा और राजकुमार तेजस का विवाह चंद्रा से करना चाहता हूँ, यदि आपकी अनुमति हो तो। ये बात सुनकर श्याम, तारा और चंद्रा के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता ये सच है या कोई सपना। महाराज, मैं एक किसान और मेरी बेटियों का विवाह राजकुमारों से, ये कैसे हो सकता है? आप किसान हैं, परंतु आपकी बेटियां, उन्होंने जो किया है वो सभी लड़कियों को सीखना चाहिए। जब ये दोनों राज परिवार में शामिल होंगी तभी बाकी लड़कियों को अपनी तरह बना पाएंगी। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस विवाह को अपनी अनुमति दे दें।
महाराज की ये बात सुनकर शाम इतना खुश हो जाता है कि उसे आसमान छोटा लगने लगता है। तारा और चंद्रा भी बहुत खुश हो जाती हैं। तारा का विवाह राजकुमार ओजस और चंद्रा का विवाह राजकुमार तेजस के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हो जाता है। अब तो इस विवाह और तारा चंद्रा के किस्सों की चर्चा दूर दूर के नगरों में होने लगती है। भोला जल्दी इधर आओ। आया चंद्रा काकी। ये झाड़ू लो और पूरा आंगन स्वच्छ कर लो, और हाँ, इसके बाद गाय को चारा खिलाओ। वो हो जाने के बाद कुएं से 2 मटके भरकर पानी ले आओ, और उसके बाद मैं तुम्हें भोजन दूंगी। ठीक है, मैं अभी सब काम कर देता हूँ, बहुत भूख लगी है। 10 साल का भोला चंद्रा के बताए हुए सभी काम करने लगता है। जयनगर नाम के नगर में रहने वाले भोला जो अनाथ था, भोला के बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। भोला के परिवार में कोई नहीं था। बेचारा भोला नगर के घर के लोगों के काम करके भोजन प्राप्त करता था और अपना पेट भरता था। भोला को पढ़ना अच्छा लगता, परंतु ऐसा कोई नहीं था जो उसे पढ़ाए। भोला चंद्रा के बताए हुए सब काम करता है और चंद्रा उसे भोजन देती है। ऐसे ही एक दिन, सुनिए, लकड़ियां समाप्त हो गई हैं, वन में जाकर ले आइए। अरे मैं क्यों, उस भोला को दे देते हैं ना। वैसे भी उसे खाना तो देना ही है, तो थोड़ा ज्यादा काम करवा लेते हैं उससे। देवा भोला को पुकारने लगता है। अरे ओ भोला, कब से पुकार रहा हूँ, कहाँ गए थे? यही था मालिक, बैलों का तबेला स्वच्छ कर रहा था। वो काम हो जाने के बाद वन में जाकर लकड़ियां तोड़कर ले आओ। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां समाप्त हो गई हैं। मुझे पहले खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। अरे भूख कब नहीं लगती तुम्हें? हमेशा तो भूखे ही होते हो। भोजन चाहिए तो पहले लकड़ियां लेकर आओ। भोला भूखे पेट वन में चला जाता है। तभी बारिश होने लगती है। भोला बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ की खोल में जाकर बैठ जाता है। वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे बारिश में भीगते हुए एक साधु ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे का तेज देखकर भोला को बहुत प्रसन्नता होती है। कुछ देर के बाद साधु का ध्यान पूरा होता है और वो चले जाते हैं। बारिश भी रुक जाती है, परंतु अंधेरा हो जाता है। भोला को अब भय लगने लगता है, इसलिए वो वहीं उस पेड़ की खोल में बैठा रहता है और कुछ देर के बाद उसे नींद आ जाती है। उधर देवा के घर, अभी तक वो भोला लकड़ियां लेकर नहीं आया है। मैंने आपको कहा था कि आप खुद जाकर लकड़ियां लेकर आइए। क्यों उस बच्चे को भेज दिया आपने? अरे वो तो रोज भोजन मांगने आता है। पूरा गांव उससे काम करवाने के बाद ही उसे भोजन देता है। हमने भी थोड़ा सा काम करवा लिया तो क्या हुआ? पर वो अब भी कितना छोटा है, अभी तो अंधेरा भी हो गया है। हाँ छोटा है, परंतु किसी ने उसका ठेका नहीं लिया है। जो सब करते हैं वही हम भी करते हैं। थोड़ी देर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इधर वन में भोला सो जाता है। सुबह सूरज की पहली किरण से उसकी नींद खुल जाती है। भोला पेड़ की खोल से बाहर देखता है। साधु बाबा नदी पर स्नान करने जा रहे थे और चलते हुए उनके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। साधु बाबा के पैर से खून बहने लगता है। साधु बाबा उस कांटे को निकालकर आगे चलने लगते हैं। अरे साधु बाबा के पैर से कितना खून बह रहा है, पर उन्हें दर्द क्यों नहीं हुआ? मैं काम करता हूँ, साधु बाबा के आने से पहले इस मार्ग को स्वच्छ कर देता हूँ, फिर साधु बाबा के पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। भोला पेड़ की खोल से बाहर आता है और वहीं पेड़ के बड़े बड़े पत्ते एक साथ बांधकर उनकी झाड़ू बनाकर साधु बाबा का मार्ग स्वच्छ कर देता है। वहीं पड़े फूल फल उठाकर खाने लगता है, फिर खोल में जाकर बैठ जाता है।
ऐसे ही आगे 2-3 दिन भोला साधु बाबा का मार्ग स्वच्छ करके छुप जाता था। एक सुबह अरे, कुछ दिनों से देख रहा हूँ मेरा मार्ग इतना स्वच्छ दिख रहा है। पहले तो मेरे पैरों में कितने कांटे और पत्थर चुभते थे, परंतु कुछ दिनों से एक कंकर भी नहीं चुभ रहा है। कौन मेरा मार्ग स्वच्छ करके रखता है? ये मुझे ढूंढना होगा। दूसरे दिन साधु बाबा छुपकर देखने लगते हैं। उनके आने के समय छोटा भोला उनका मार्ग स्वच्छ करने लगता है। तभी साधु बाबा आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पुत्र, तुम रोज मेरा मार्ग स्वच्छ करते हो? हाँ साधु बाबा, मैंने उस दिन देखा कि आपके पैरों में कांटा चुभ गया था और बहुत खून बह रहा था। इसीलिए मैंने विचार किया कि आपका मार्ग स्वच्छ कर देता हूँ, फिर आपको कांटे नहीं चुभेंगे। परंतु साधु बाबा, आपके पैर से खून बह रहा था, फिर भी आपको पीड़ा कैसे नहीं हुई? मुझे तो थोड़ी सी भी चोट लगती है तो मुझे कितनी पीड़ा होती है। पुत्र, मैं रोज ध्यान करता हूँ, इसीलिए मेरे शरीर और भावनाओं पर नियंत्रण हो गया है। परंतु एक बात बताओ, तुम इस वन में क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं तो नगर के लोगों के काम करके भोजन प्राप्त करता हूँ। मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, परंतु यदि मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे कोई भोजन भी नहीं देता। मेरे भाग्य में काम करके भोजन प्राप्त करना ही लिखा है। मुझे पढ़ना है, परंतु कोई मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देता। पुत्र, तुम्हें पढ़ने की इच्छा है तो तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हें यहाँ कोई काम करने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं साधु बाबा, मुझे आपकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके लिए कुटिया बनाता हूँ, आप उस कुटिया में रहिए। मैं रोज आपके लिए मीठे फल लेकर आऊँगा। आपके साथ रहने में मुझे बहुत खुशी होगी। नगर के लोगों के काम करने से तो आपकी सेवा करना अच्छा है। उस दिन से भोला साधु बाबा के साथ रहने लगता है। साधु बाबा भोला को वेद पाठ का शिक्षण देने लगते हैं। भोला रोज साधु बाबा के लिए जल और फल लेकर आता था। उनके पूजा अनुष्ठान की पूरी तैयारी करके देता था। साधु बाबा को उसका समर्पण और सेवा देखकर उस पर बहुत गर्व होता था। ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं। भोला, मैंने अपनी पूरी विद्या तुम्हें सिखाई है। अब तुम वेद पाठ अनुष्ठान कर सकते हो। किसी के घर में जाकर पूजा या यज्ञ कर्म भी कर सकते हो। परंतु साधु बाबा, मुझे यहीं आपके साथ में रहना है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें मुझसे बहुत स्नेह है, ये मैं जानता हूँ पुत्र, परंतु मुझे अब इस वन का त्याग करना है। मुझे अब हिमालय में जाकर एक बहुत बड़ी तपस्या करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुमने मुझसे ये जो ज्ञान प्राप्त किया है, तुम उसका प्रचार करो। नगर के लोगों के पास जाकर पूजा अनुष्ठान करके, धर्म का कार्य करके तुम जैसे और बच्चों को ये ज्ञान दो और भविष्य में और उत्तम कार्य करो। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी आज्ञा को मानकर वो सभी कार्य करूंगा। आज आपके कारण मैं इस योग्य बन पाया हूँ। जो लड़का नगर के काम करके 2 समय का रूखा सूखा भोजन प्राप्त करता था, वो आज एक पंडित बनकर उसी नगर में जाएगा। परंतु साधु बाबा, मैं अब वो भोला नहीं हूँ जो पहले था। मुझे तो लगता है कि कदाचित नगर वासियों ने मेरा नाम भी भोला इसी कारण से रखा होगा कि इसे कुछ समझ नहीं आता। मैं किसी की भी बात मान लेता था, इसीलिए
अब मुझे उसी स्थान पर जाने में संकोच हो रहा है। संकोच धारण करने का कोई कारण नहीं है पुत्र। मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। अब तुम पंडित बन गए हो और तुम्हारा परिचय अब पंडित भानुदास होगा। सब तुम्हें पंडित कहकर सम्मान देंगे। अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम धर्म कार्य अच्छे से करोगे और अपना भविष्य उज्जवल करोगे। परंतु एक बात सदा स्मरण रहे कि अपनी प्रशंसा सुनकर कभी भी अभिमान धारण मत करना। अभिमान कब अहंकार बन जाता है ये हमें समझ नहीं आता। हाँ साधु बाबा, मैं कभी अपनी योग्यता और प्रशंसा पर अहंकार और अभिमान नहीं करूँगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ। साधु बाबा हिमालय के लिए प्रस्थान करते हैं। भोला भी अब पंडित भानुदास बनकर जयनगर में आता है। इतने सालों के ज्ञान और ध्यान के कारण उसके चेहरे पर भी साधु बाबा जैसा ही तेज आया था। उसका वो तेज से भरा हुआ चेहरा देखकर कोई भी उसे नहीं पहचानता। तभी चंद्रा उसके सामने आती है। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम माता। पंडित जी, आप बहुत सही समय पर हमारे नगर में आए हैं। आज हमारे नगर के पुजारी जी बहुत बीमार हो गए हैं, इसलिए नगर के देवी के मंदिर में अभी तक पूजा नहीं हुई है। कोई बात नहीं माता, मैं देवी के मंदिर में जाकर पूजा करता हूँ। पंडित भानुदास मंदिर में पूजा करने जाते हैं। तभी वहाँ देवा, शीला और बाकी कुछ नगरवासी आते हैं। चंद्रा बहन, ये कोई नया पंडित आया है नगर में? पता नहीं देवा भाई कहाँ से आया है, परंतु आया है वो सही समय पर। देखो, आज मंदिर में पूजा नहीं हुई है, हमारे पुजारी जी बीमार हैं। परंतु ये तो उम्र में छोटा लगता है, 18-20 साल का होगा। ये देवी की पूजा ठीक तरह से कर तो पाएगा ना? कहीं कोई चूक हो गई तो कहीं देवी का कोप ना हो जाए। नहीं शीला, उसके चेहरे की तेज ही बता रहे हैं कि वो कितना विद्वान है। हाँ, उम्र में छोटा है, परंतु मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा पूजा करेगा। चलो जाकर ही देख लेते हैं। देवा और बाकी सब मंदिर में जाकर देखने लगते हैं। भोला उर्फ पंडित भानुदास बहुत अच्छी पूजा करता है। उसकी की हुई पूजा और आरती देखकर सभी नगरवासी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पंडित जी, आपने तो बहुत अच्छी पूजा की है। शीला देखो, देवी के चेहरे पर कितना मनमोहक हास्य दिख रहा है। हाँ, मुझे तो लगता या पंडित जी को ही रोज ये पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, आप इस नगर के नहीं हैं, कहाँ से आए हैं? मैं भानुदास हूँ। वन में रहकर मैंने एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष से ज्ञान प्राप्त किया है। पंडित जी, चलिए आप मेरे घर, मैं आपके लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाती हूँ। नहीं नहीं चंद्रा बहन, पंडित जी को आज मेरे घर का आदरातिथ्य स्वीकारने दो। तुम्हारे यहाँ कल बुला लेना। चलो शीला, पंडित जी के लिए भोजन का प्रबंध करो। कुछ सालों पहले जिस भोला को लोग अपने घर के काम करवाने के बाद रूखा सूखा और बासी भोजन देते थे, वही लोग आज उसे शुद्ध भोजन देने के लिए लड़ रहे थे। उस दिन के बाद से पंडित भानुदास नगर में मंदिर में पूजा करने के साथ ही नगरवासियों के घरों में भी पूजा और यज्ञ अनुष्ठान करने लगते हैं। एक दिन उस राज्य के महाराज सुधाकर, मंत्री जी, कल रात मेरे सपने में गुरुदेव आए थे और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि एक यज्ञ का आयोजन करना है। हमारे राज्य के हित के लिए मुझे एक योग्य पंडित से यज्ञ करवाना है। परंतु महाराज,
वो तो केवल एक सपना था। हाँ, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि कदाचित गुरुदेव मुझे कोई संकेत दे रहे हैं, और वैसे भी यज्ञ करना तो हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है महाराज, सुना है कि हमारे नगर में एक पंडित आए हैं, युवान हैं, परंतु पूजा और यज्ञ अनुष्ठान बहुत अच्छा करते हैं। हम उन्हें ही राजमहल में यज्ञ करवाने के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। एक अच्छा मुहूर्त देखकर हम उस यज्ञ का आयोजन करते हैं। महाराज सुधाकर के मंत्री पंडित भानुदास से आकर मिलते हैं और उन्हें महाराज के यज्ञ के आयोजन के विषय में बताते हैं। भानुदास एक अच्छा मुहूर्त देखकर राजमहल में एक सुंदर यज्ञ संपन्न करते हैं। सभी नगरवासी उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। पंडित भानुदास के उस यज्ञ को देखकर सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी उनकी बहुत प्रशंसा करने लगते हैं। पंडित जी, आपका हम पर बहुत उपकार है। आज आपने इतना सुंदर यज्ञ संपन्न किया है कि उसे देखकर सच में हम सब समाधान हो गए। इतनी कम आयु में भी आपने इतना अच्छा अनुष्ठान किया है। मैं तो चाहता हूँ कि अब आप इस नगर के राज्य पंडित बन जाएं। अब आप बताइए कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? धन, धान्य, स्वर्ण, जो भी चाहें आप मांग सकते हैं। महाराज, मुझे दक्षिणा में ये सब नहीं चाहिए। यदि आप मुझे सच्चे मन से दक्षिणा देना चाहते हैं तो इस नगर और आपके अधिकार में राज्य का जितना भाग है, उस भाग में जितने भी बच्चे हैं वो दुर्भाग्यवश अनाथ हो गए हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। उनके लिए रहने का प्रबंध कीजिए। भोजन और उनके शिक्षण के विषय में विचार कीजिए। पंडित जी, आज आप अपने लिए कुछ मांगने के स्थान पर अनाथ बच्चों के लिए प्रबंध करने का अनुरोध कर रहे हैं? हाँ महाराज, एक अनाथ का भाग्य उसके साथ कैसा खेल खेलता है, मेरे जितना अच्छा और कोई नहीं जानता। एक अनाथ के विषय में किसी को कोई रुचि नहीं होती। वो यदि अचानक कहीं चला भी जाए तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित जी? आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ था? फिर भानुदास अपनी भोला से पंडित भानुदास बनने तक की पूरी कथा महाराज को बताते हैं। सभी नगरवासी उसकी कथा सुनते हैं। चंद्रा, शीला और देवा तो वो सब सुनकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। देवा सामने आकर उनके पैर पकड़ लेता है। हमें क्षमा कर दीजिए, आप वही हैं जो सालों पहले इस जंगल से चले गए थे। मैंने ही आपको वन में लकड़ियां लाने के लिए भेजा था। हाँ, परंतु मैं जब वापस नहीं आया तब मेरे विषय में किसी को कोई चिंता नहीं हुई। कोई भी देखने नहीं आया कि मैं वन में कहीं खो गया हूँ या मेरे साथ कुछ हुआ है। साधु बाबा ने मेरा ध्यान रखा और मुझे इस योग्य बनाया। हाँ, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने भोला को अनाथ होने के कारण केवल उस पर उपकार करने के भाव से ही देखा है। कभी ये विचार नहीं किया कि इसे भोजन के साथ स्नेह और शिक्षा की भी आवश्यकता है। महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य में एक ऐसा अनाथालय निर्माण करें जिससे बच्चों की रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का प्रबंध हो। आपके इस एक निर्माण से अनेक दुर्भाग्यशाली बच्चों का भाग्य सदा के लिए बदल सकता है। मैं खुद भी उन बच्चों को शिक्षित करूंगा। भानुदास की बात मानकर महाराज सुधाकर मंत्री गणों को एक भव्य अनाथालय निर्माण करने का आदेश देते हैं,
जिसमें सभी प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती हैं। भोला पंडित भानुदास बनकर कई विद्यार्थियों को शिक्षा देने लगता है। साधु बाबा के कारण भोला का खेल खेलने वाला भाग्य उसे पंडित भानु